Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the chapter number 7, Thinking and Problem Solving. Have you ever thought about how you have acquired knowledge about all that you know today? क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी नॉलेज आपने आज तक गेन की है वो आपने किस तरीके से गेन की है? तो क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में कभी आया है कि आप इतनी सारी नॉलेज को लेके कैसे बैठे हुए हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में? इट में instantly come to your mind that your teacher have taught you about this, your parents made you learn all these things, or you read about all these in books. क्या ये इंस्टेंटली आता है आपके माइंड में जो आपके टीचर ने आपको याद करवाया था या आपके पेरेंट्स ने आपको ये चीज़ें याद करवाई थी? और यू रीड अबाउट ऑल दीज बुक्स क्योंकि आपने इसको बुक्स में पढ़ा था। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं या हमारे साथ में कुछ होता है तो हमें चीज़ें याद आने लग जाती हैं कि अच्छा ये हमारी टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, ये मम्मी ने ऐसे बोला था, तो इस तरीके से बिहेव करना चाहिए या इस तरीके से बोलना चाहिए या इस तरीके से कैलकुलेशंस करनी चाहिए, या हमने किसी बुक में पढ़ा था, या आजकल जब हम रील्स देख रहे हैं उसमें कुछ कोई सल्यूशन आता है किसी चीज़ का तो हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इन ऑल दी सिचुएशन यू हैव लर्न समथिंग टू बिल्ड योर नॉलेज बेस। सब कुछ चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो एक नॉलेज बेस तैयार होता है जिसके ऊपर हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं। थस द प्रोसेस ऑफ नॉलेज ऑफ द एक्वायरिंग नॉलेज इज कॉग्निशन। तो ये जो प्रोसेस अभी हमने जिस प्रोसेस के बारे में बात किया उसको बोलते क्या है, उसको हम बोलेंगे कॉग्निशन। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज़ फैसिलिटेट बाय कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज अटेंशन, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्रोसेस होता है नॉलेज गेन करने का उसमें कॉग्निशन में आता क्या क्या है। उस प्रोसेस में आता है आपका अटेंशन, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, कि कैसे हम अटेंशन देते हैं किसी भी चीज़ पर, थिंक करते हैं, रिमेंबर करते हैं, रीज़न करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली रीजनिंग मीन्स दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर कंट्रोल बाय रेगुलेटेड बाय हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये जो प्रोसेसेस हमारे दिमाग में होते रहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जिसको बोला जाता है, वो दिमाग के सबसे हायर सेंटर में होते हैं, वहाँ पर ये रेगुलेट होते हैं, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ऐसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो एरोज़ हैं वो हमको बता रहा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स कैसा होता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है और जितने भी कॉग्निटिव संबंधी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं वो इसी हिस्से में होती हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये। द कॉग्निटिव प्रोसेस आर वेरी मच स्पेसिफिक टू ह्यूमन बींग्स एंड आर गाइडेड बाय कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, प्रपोजिशंस, रूल्स एंड मेमोरीज। दो जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं आर वेरी मच स्पेसिफिक होते हैं ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, और ये जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो गाइड करते हैं हमको, कैसे कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे ABCD अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ABCD सीखने के बाद हम वर्ड्स को सीखते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरी ग्रामर को हम सीखते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है एक, और उसके हिसाब से हम भाषा को समझना शुरू करते हैं। फैक्ट्स, जैसे भारत की कैपिटल दिल्ली है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो ये फैक्ट्स हैं। इस टाइम पे ये राजा हुआ था, ये फैक्ट्स हैं। प्रिपोजिशंस, रूल्स, जितने भी लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, लिखने पढ़ने के रूल्स होते हैं, एंड मेमोरीज, इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके हमारी मेमोरी तैयार होती हैं। ऑल दीज कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाय थिंकिंग। ये सारी एक्टिविटी जो भी होती हैं वो गवर्नड होती हैं कॉग्निटिव पार्ट के द्वारा, गवर्न बाय थिंकिंग, सॉरी, कॉग्निटिव पार्ट में थिंकिंग जो प्रोसेस है उसके द्वारा गवर्नड होती है। तो मान लो जब हम बचपन से सारी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं सही तरीके से, सही प्रॉपर तरीके से जब उन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं, फैक्ट्स आने लगते हैं, और हमारा थिंकिंग प्रोसेस उसको गवर्न करता है। जब हम चीज़ों को समझते हैं तो हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी बच्चे को ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, इट्स मीन उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बच्चे को कोई ना कोई इशू है, लैंग्वेज इशू है, अगर उसको पढ़ने नहीं आ रहा है, उसको रीडिंग राइटिंग इशू है। हैंस दिस इज़ द चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ थिंकिंग। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है।
अब है स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि थिंकिंग क्या होती है, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से लोग क्रिएटिवली सोचते हैं, प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जब हम डिसीजन में लेते हैं तो उसमें किस तरीके के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले बात करते हैं द नेचर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग इज़ अ परहैप्स वन एस्पेक्ट ऑफ आर मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यूज इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग। थिंकिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारी मेंटल एक्टिविटी का, वो तब भी कंटिन्यू रहता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम ड्रीमिंग कर रहे होते हैं ना, तो ड्रीम में भी हमारा थिंकिंग प्रोसेस चालू रहता है। द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ थिंकिंग एंड वॉट इज़ नॉट थिंकिंग इज़ जस्ट आर अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है थिंकिंग के अंदर और नॉट थिंकिंग के अंदर, जस्ट आर अवेयरनेस, उसका मीनिंग है सिर्फ अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर थिंकिंग प्रोसेस, कि जो भी आप दिमाग के अंदर सोच रहे हो उसके प्रति आप कितने अवेयर हो। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जैसे आपका माइंड बोल रहा है कि आपको इस टाइम पे चॉकलेट खानी चाहिए, और आपको पता है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। जब आप इस चीज़ से अवेयर हो जाते हो अपनी थिंकिंग प्रोसेस से, मेरा दिमाग मुझे ललचा रहा है चॉकलेट खाने के लिए, और जब आप उस प्रोसेस से अवेयर होकर अपनी थिंकिंग से बात करना शुरू कर देते हो, नहीं मुझे चॉकलेट नहीं खाना है क्योंकि इससे दांत खराब हो जाएंगे, तो वो अवेयरनेस ही थिंकिंग कहलाती है। जब आप अपनी थिंकिंग को समझ रहे हो, नॉन थिंकिंग जो आपका थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है आप उसी के साथ बहे जा रहे हो। हैंस थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। थिंकिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कठिन और जटिल प्रोसेस है विच इन्वॉल्व मैन्युपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन का मैन्युपुलेशन होता है। मैन्युपुलेशन क्या होता है कि मान लो आपको किसी 5 सेंसरीज से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है दिमाग के अंदर, जैसे आजकल बॉयज़ को होता है कि हम गेम खेलें, गेम खेलने में मज़ा आता है उनको और डोपामाइन मिलता है, और जब डोपामाइन मिलना शुरू हो जाता है वो उस गेम को बार बार खेलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थिंकिंग प्रोसेस ने उनको मैन्युपुलेट कर दिया। तो अब वो उस थिंकिंग प्रोसेस में ही रहेंगे कि गेम खेलना है, मुझे किसी भी टाइम खेलना है मेरे को गेम, क्योंकि उनका माइंड उनसे वो करवा रहा है। लेकिन जब आप सचेत हो के माइंड को देखोगे और बात करोगे उससे कि वो क्या बोल रहा है आपसे, आप कॉन्शियस हो जाओगे, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका दिमाग आपसे कैसे काम करवाता है, तो आप थिंकिंग प्रोसेस को समझना शुरू करोगे कि वो एक्चुअली में होता क्या है। सच इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड थ्रू आर सेंसेस। जैसे अभी मैंने बोला ही था कि बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमको हमारे एनवायरनमेंट से, वो हमें हमारे विजन के थ्रू मिलती है, हमारी आंखों के थ्रू, हियरिंग, स्मेल और टच के थ्रू मिलती है, फ्रॉम द एनवायरनमेंट से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर इन आर मेमोरी बेस्ड ऑन आर इंकाउंटर विथ मैनी इवेंट्स एंड सिचुएशन इन द पास्ट। और कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी स्टोर होती है हमारे दिमाग, क्योंकि हमने इतना जीवन बिताया है अपनी। जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ, आई एम 36 नाउ, अब 36 ईयर तक मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखी होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव है। तो अब कोई इवेंट होगा या इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर से मिलेगी तो मेरी पुरानी इन्फॉर्मेशन उसके साथ रिएक्ट करेगी। थिंकिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। थिंकिंग एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होना? बनाना। जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वैसे ही थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कभी रुकता ही नहीं है। आप उसको रोक ही नहीं सकते हो, आप चाहो भी तब भी नहीं रोक सकते हो, क्योंकि वो कंटिन्यूस होने वाला प्रोसेस है। इन द सेंस दैट इट हेल्प अस टू फॉर्म अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और इवेंट बाय ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब इन द सेंस इट इज़ हेल्प, क्यों ये कंस्ट्रक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी हेल्प करता है न्यू रिप्रेजेंटेशंस बनाने में। जितनी भी चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं उससे रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, बाय ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जो अंदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ बाहरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और नई चीज़ कंस्ट्रक्ट होती है हमारे माइंड के अंदर। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। इसके अंदर बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आती हैं, सच एज इन्फियरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग,
रीजनिंग, इमेजिनिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये चीज़ें क्या क्या हैं? इन्फियरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, जजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सच एक्टिविटी टेक प्लेस इन आवर माइंड एंड कैन बी इन्फीरियर्ड फ्रॉम आर बिहेवियर। ये एक्टिविटीज़ हमारे माइंड में रात दिन चलती रहती हैं और हमारे बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी से बात करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर, वो बाहर दिखना शुरू कर देती है। जैसे आप दिमाग में किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो, आप जब उससे मिलोगे ना रियल लाइफ में भी आप उससे गुस्सा करना शुरू कर दोगे। थिंकिंग इज़ यूजुअली initiated by a problem and goes through a sequence of steps such as judging। जो थिंकिंग होती है वो यूजुअली इनिशिएट करती है बाय अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम से, एंड गोज़ थ्रू अ सीक्वेंस, और एक सीक्वेंस में जाती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में जज करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं, इन्फीरियरिंग होते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनिंग करते हैं, रिमेंबरिंग करते हैं। जैसे मान लो हमने किसी का फेस देखा, फिर हम जज करना शुरू कर देते हैं कि अरे इसको किसको किधर देखा है, फिर इमेजिन करना शुरू करते हैं, अरे ये तो ताया जी के बेटे की, इसकी बुआ की लड़की है। फिर हम रिमेंबर करते हैं, फिर इमेजिन करते हैं कि क्या कर रही है यहाँ पे। दीज स्टेप्स आर ऑफन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो स्टेप्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट करते हैं किसकी तरफ? सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम डिटेक्ट करते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ हमको दे जाती है। जैसे सिर्फ देखना ही किसी को, तो हम डिटेक्ट करते हैं, अरे ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। मान लो कोई बच्चा है, वो खो गया है वहाँ पे, अब ये प्रॉब्लम है, तो हम डिटेक्ट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे उस प्रॉब्लम का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बचपन में मुझे एक बच्ची मिली थी रास्ते पर, और मैं खुद उस टाइम पे 12-13 साल की थी। और मुझे क्योंकि स्कूल में पता था कि कोई भी ऐसा आपको मिलता है तो आपको सीधा उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए। तो जब वो मुझे छोटी बच्ची रास्ते में मिली थी, शी वॉज क्राइंग, और मैंने उसका सल्यूशन क्या निकाला, मैंने एब्स्ट्रैक्टिंग किया, पहले भाव जोड़ा, अरे छोटा सा बच्चा है ये। फिर रीजनिंग की, अरे स्कूल में बोला था मैम ने कि ऐसा कुछ हमें मिलता है तो हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो फिर मैंने रीजनिंग किया और इमेजिनिंग। क्या इमेजिनिंग किया, अगर मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया यहाँ पे तो कोई भी इसको उठा सकता है, बच्चे को, छोटे से बच्चे को, फिर उससे भीख मंगवाएगा, क्योंकि मम्मी पापा हमको ऐसे ही डराते हैं कि बाहर मत जाओ, तुम्हें कोई पकड़ लेगा फिर भी। तो मैं इमेजिनिंग करने लगी कि मैं इस बच्चे को छोड़ूं या नहीं छोड़ूं यहाँ पे। और फिर मैंने क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने सोल्यूशन ये निकाला कि मैं उस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गई, और वहाँ पे मैंने जाके बोल दिया कि मुझे बाहर मिली थी और वहाँ से छोड़ के मैं अपने घर चली गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोचते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। द एग्जाम्पल गिवन बिलो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इज़ इन अ बेटर वे। अब नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। इन ऑर्डर टू रीच योर न्यू स्कूल ऑन टाइम, सपोज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम योर होम टू योर न्यू स्कूल। अब मान लो कि आप नए स्कूल में जाने वाले हो, अब नए स्कूल के रास्ते आपको मतलब जल्दी पहुंचना है स्कूल में, तो आप क्या ढूंढोगे, रूट ढूंढोगे कि कहाँ से जल्दी पहुंचा जा सकता है। योर चॉइस विल बी गाइडेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज कंडीशन ऑफ द रोड, द डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड एक्सेट्रा। तो आपकी जो चॉइसेस होंगी ना किसी भी रोड पर जाने की, आप क्या बोलोगे कि कंडीशन क्या है रोड की, खड्डे तो नहीं है। मान लो साइकिल से जा रहे हो तो आप क्या सोचोगे, खड्डे तो नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक रहता है इस रूट पर, नहीं रहता है, सेफ्टी है या नहीं है, टाइम पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। फाइनली यू टेक अ डिसीजन, फिर आप डिसीजन लेते हो अबाउट द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स। फिर जब आप इन फैक्टर्स को सोचते हो उसके बाद आप रूट डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ जाना है। थस अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक दिस ऑल्सो रिक्वायर थिंकिंग। जबकि मान लो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है और इस छोटी सी प्रॉब्लम में भी आपको थिंकिंग की ज़रूरत है, सोचना पड़ रहा है कि क्या करना है। अब जैसे मैं जहाँ पे पढ़ाने जाती थी पहले, वहाँ पर जब मैं पहले दिन गई थी तो मैंने टाइम देखा था कि मुझे कितना टाइम लग रहा है वहाँ पर पहुँचने में। तो मुझे 15 मिनट लग रहे थे वहाँ पर पहुँचने में। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये रूट थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, मुझे दूसरा रूट लेना चाहिए। तो मैंने जब दूसरा रूट लिया वहाँ पर मुझे 10 मिनट लग रहे थे। तो मैंने
यहाँ पर क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसी तरीके से हम सब लोग लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। द सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इमर्ज आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल टू अस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो सल्यूशन कैसे निकाला हमने प्रॉब्लम का, क्योंकि जो हमने चीज़ें देखी आसपास में एनवायरनमेंट में, और हमने अपने प्रोसेस को और इन्फॉर्मेशन को क्या किया, प्रोसेस किया स्टेप बाय स्टेप, कि अच्छा यहाँ से जाते हैं तो इतना मिनट लगता है, इतना पेट्रोल लगेगा, या इतना टाइम लगेगा। उन सारे कंक्लूजन्स के हिसाब से हमने सोल्यूशन निकाला। एंड आर पास्ट एक्सपीरियंस, और हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको भी हम उसमें ऐड करते हैं। Thinking relies on a variety of mental structures such as concept and reasoning. Thinking जो है वो rely करती है mental structures, concept और reasoning, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. We will briefly learn about these mental structures. इन दोनों mental structures के बारे में हम briefly discuss करेंगे नीचे. अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ थिंकिंग। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो की एलिमेंट होते हैं थिंकिंग के। कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स, एक्टिविटीज़, आइडियाज़ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितने भी हैं। एक्टिविटीज़ जो उससे रिलेटेड होती हैं, आइडियाज़, जितने भी आइडियाज़ होते हैं, और जिंदा चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे पेड़ भी जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। इन सब के बारे में जानकारी कॉन्सेप्ट्स कहलाता है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंटेड प्रॉपर्टीज सच एज सॉर एंड ब्रेव। देखो, हमें जैसे प्रॉपर्टीज़ पता होती है कि अच्छा ये नींबू है, तो हम इसको इस कॉन्सेप्ट को लेंगे हम वेजिटेबल के अंदर, और फिर हमें पता है कि ये खट्टा होता है। तो उस नींबू की प्रॉपर्टीज़ हमें पता है ना कि ये खट्टी है। जैसे चीनी है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, इसको शुगर बोलते हैं, और हमें पता है कि ये स्वीट्स होती है, मीठी होती है बहुत खाने में। मिठाई, कॉन्सेप्ट पता है हमको कि ये मिठाई है, और जब हम खाते हैं तो हमें अच्छी लगती है। नट्स, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि ये नट्स होते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं हमको। एब्स्ट्रैक्शन सच एज एंगर एंड फियर, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें भाव पता होते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट। जैसे हम किसी कुत्ते को छेड़ेंगे या मारेंगे तो वो एंगर शो करेगा। अगर कुत्ता हमारे ऊपर भौंकता है ज़ोर ज़ोर से तो हमें फियर शो करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एंड रिलेशन सच एज स्मॉलर देन और मोर देन इंटेलिजेंट, किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। कैसे? ये इससे छोटा है, ये लंबा है, ये नाटा है, ये हम रिलेशन क्रिएट करते हैं दो चीज़ों के बीच में। ये बॉटल छोटी है, आप हमें मुझे बड़ी बॉटल दीजिए, मुझे छोटी बॉटल नहीं चाहिए। दुकानदार को हम ऐसे ही बोलते हैं। ये इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आर मेंटल स्ट्रक्चर्स विच अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। जैसे हम नाउन सीखते हैं बचपन में, क्यों सिखाए जाते हैं नाउन? ताकि हम एक कॉन्सेप्ट को सीखें कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनको एक नाम दिया गया है और वो नाउन है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? ऑर्गेनाइज हो गई कि सबके नाम होते हैं। अब नाउन के अंदर भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि नाउन के अंदर कॉमन नाउन होता है और प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन यानी जैसे सारी लड़कियों को लड़कियां ही बोला जाएगा, लेकिन जो लड़कियां हैं सबका नाम अलग अलग होगा। जैसे रेशमा, रीटा, रीना, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइज हो गया हमारे दिमाग के अंदर। वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम डायरेक्टली, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वी कैन इन्फीरियर देम फ्रॉम बिहेवियर। लेकिन हम उसको बिहेवियर में देख सकते हैं कि हमको कॉन्सेप्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं। वी एज ह्यूमन बींग्स हैव द कैपेसिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट द essential characteristics of objects, events, or whenever we perceive. एज अ ह्यूमन बींग हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है एब्स्ट्रैक्ट द असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेना, इवेंट्स को समझना, और वॉट एवर वी परसीव, और जो भी हम परसीव करते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी कैन सी अ पटैटो। जब हम एक पटैटो को देखते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि पटैटो वेजिटेबल के अंदर आती है।
ठीक है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि बचपन में हमको ऐसे ही पढ़ाया गया है, वेजिटेबल्स ये होती हैं, तो हमने कैटेगराइज कर लिया उनको। एंड व्हेन वी सी द टाल, जब हम टावल को देखते हैं तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये कपड़ा है, तो ये कपड़ों में आता है अंदर, या टॉयलेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर आता है। वेन एवर वी इंकाउंटर अ न्यू स्टिमुली, जब हमारे साथ कोई नया इवेंट होता है, वी टेंड टू ट्रीट इट एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली और अ रिमेंबर्ड कैटेगरी। तो हम उस इवेंट को उस कैटेगरी में लेने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ पे फिट बैठता है, कहाँ पर आता है, ये हमने कहाँ पढ़ा था। टेक द सेम एक्शन टुवार्ड इट एंड गिव इट द सेम लेबल। और फिर हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं और लेबल करते हैं चीज़ों को। मान लो हमने कुछ सब्जी देखी है ना, मैंने एक ना नई सब्जी देखी थी राजस्थान में, जिसमें ऐसे कांटे कांटे से होते हैं, मुझे पता नहीं है उस सब्जी को क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है और उसमें कांटे होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उसको, ये सब्जी है, ये क्या है, ये सब्जी है। फिर उसका एक नाम होगा पर्टिकुलरली, लेकिन हम उसको एक कैटेगरी में डाल देंगे ना कि ये एक सब्जी है, चाहे वो नई सब्जी हो, लेकिन हमें पता है कि ये सब्जी है। और जब हमने उसको देख लिया, एक बार उस कॉन्सेप्ट को जान लिया, कोई और जिसको ये नहीं पता होगा, हम उसको बताएंगे कि ये सब्जी और इसका नाम ये है। अब आता है रीजनिंग। रीजनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग भी एक एस्पेक्ट है थिंकिंग का। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व inference. Reasoning is used in logical thinking and problem solving. रीजनिंग भी एक प्रोसेस होता है थिंकिंग का। इस प्रोसेस में क्या लगाए जाते हैं, लॉजिक्स लगाए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मान लो हमें कोई प्रॉब्लम हुई है किसी भी तरीके की, जैसे मैथ्स देख लो, मैथ्स में हमें रीजनिंग लगानी पड़ती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे मान लो कि रीटा के पास 10 बलून थे, 10 में से 3 उसने दे दिए, अब बताओ उसके पास कितने बचे, तो हम यहाँ लॉजिक्स लगाएंगे। इट इज़ गोल डायरेक्टेड, ये गोल डायरेक्टेड होती है, कोई ना कोई गोल हमें हासिल होता है। जैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो नीचे हमको आंसर मिलेगा कि अच्छा ये आंसर है इसका। एंड द कंक्लूजन और जजमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ फैक्ट्स। और यहाँ पर हम कंक्लूजन्स निकालेंगे, जजमेंट्स निकालेंगे, फैक्ट्स निकालेंगे सेट के थ्रू। अब सेट क्या है कि मान लो रीना के पास 10 बलून थे, 10 में से 7 उसने दे दिए, अब उसके पास कितने बचे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फैक्ट क्या लगाया, क्या जजमेंट लगाया कि 10 बलून थे, उसमें से 7 दे दिए, तो 10 में से 7 हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें आंसर मिलेगा। तो जब हमने 10 में से 7 को माइनस किया तो हमें 3 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक गोल सेट हुआ कि जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा। In reasoning, information from the environment and the stored information in the mind are used following certain rules. अब जो चीज़ें हमने बचपन में फर्स्ट क्लास में पढ़ा, सेकंड क्लास में पढ़ा, थर्ड क्लास में पढ़ा, फोर्थ क्लास में पढ़ा, अब जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते जाते हैं और पीछे के रूल्स को हम आगे के रूल्स क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में ही हमको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर यही चीज़ों को हम आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। तो इसी को ही रीजनिंग बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम खाना बनाना सीखते हैं तो पहले हमको खाना बनाना नहीं आता है, फिर हम देखते हैं कि खाना कैसे बनता है, फिर हम मेजरमेंट करना सीखते हैं कि अच्छा अगर हमें चावल बनाने हैं, 2 लोगों के लिए चावल बनाने हैं तो हमें इतने चावल लेने पड़ेंगे और उसमें इतना पानी लेना पड़ेगा और उसको इतने टाइम तक बॉईल करना पड़ेगा। तो ये भी क्या आता है, रीजनिंग के अंदर आता है, क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आउटकम क्या आएगा, चावल बन जाएंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ रीजनिंग, 2 तरीके की रीजनिंग होती है, डक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वी ट्राई टू डक्ट और ड्रॉ कंक्लूजन। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को फ्रॉम अ सेट ऑफ इनिशियल असरेशन और प्रेमाइसेस। एसरेशन मीन्स मतलब यहाँ पे हमारे खुद के स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम्स होते हैं, उन स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम हमारे डिसीजंस को लेते हैं। पहले से जो मौजूद होते हैं वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग बिलीव और स्ट्रॉन्ग व्हाट वी कैन से जजमेंट हम क्रिएट करते हैं उस बिलीव सिस्टम से और उसको हम सच मानते हैं, तो वो डक्टिव रीजनिंग हो जाती है। वेयर एज इन इंडक्टिव रीजनिंग वी सेट फ्रॉम अ
available evidence to generate a conclusion about the likelihood or something. और इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम अवेलेबल एविडेंस, हम कोई अवेलेबल एविडेंस को देखते हैं, जनरेट अ कंक्लूजन, और उससे कंक्लूजन पर आते हैं और उस कंक्लूजन को अप्लाई करते हैं. मोस्ट केस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग आर इंडक्टिव इन नेचर. जितने भी केस होते हैं उसमें इंडक्टिव रीजनिंग नेचर में होती है. साइंटिस्ट एंड इवन ले पीपल कंसिडर अ नंबर ऑफ इंसेन एंड ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट जनरल रूल कवर देम ऑल. जो साइंटिस्ट या नॉर्मल लोग होते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए जर्नल रूल्स को लगाते हैं, उसके बाद जब वो सॉल्व नहीं होती तो कॉम्प्लेक्स रूल्स लगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज़ अ प्रीस्ट. जैसे मान लो कि हमने किसी प्रीस्ट को देखा, तो हमने क्या देखा, जैसे एक इंसान जा रहा है, हम बोलेंगे कि अरे ये इंसान पंडित है. कैसे बोलेंगे, हम उसके कपड़ों को देखेंगे, उसने माला पहन रखी है या कुछ ऐसा पहन रखा है तो हमें पता चलेगा कि अरे ये पंडित जी हैं. या उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो हम बोलेंगे मौलवी जी हैं ये. या उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, हम बोलेंगे प्रीस्ट हैं, ये चर्च में जाते हैं, क्योंकि उनका अटायर उस तरीके का है. तो उस अटायर को देख कर हम जर्नलाइज कर लेंगे. तो ये इंडक्टिव थिंकिंग हो गई. जर्नलाइज कर लिया कि अच्छा ये काम करता होगा क्योंकि उसने उस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं. अब एक बार क्या हुआ था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी मुंबई से जयपुर के लिए. और मुझे जिस सीट पर मैं बैठी थी उस सीट में सामने एक इंसान बैठा था. मुझे नहीं समझ में आया वो टीटी है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी उसको समझ में आ गया कि वो टीटी है. ये उसी ट्रेन में जा रहा है, क्योंकि बैच भी कुछ उसको समझ में आया. उसने बोला इससे पूछिए, ये शायद हमारी ट्रेन के ही टीटी है. और ऐसा ही हुआ, वो हमारी ट्रेन के ही टीटी निकले और उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी वहाँ पे. तो मेरी फ्रेंड ने जर्नलाइज किया उस चीज़ को इंडक्टिव थिंकिंग से. कैसे, उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर उसने समझा कि ये टीटी है. Okay, now come to the next, problem solving. Problem solving is part and parcel of our daily life. हम अपनी पूरी लाइफ में, अगर हम अपनी पूरी लाइफ की जर्नी देख लेना तो हमारी लाइफ का हिस्सा ही होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. एवरी डे वी सॉल्व अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. हम पूरा लाइफ टाइम अगर अपना देखें, किसी बुजुर्ग इंसान का भी लाइफ देखोगे ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करता है. या तो वो सिंपल होती हैं या कॉम्प्लेक्स होती हैं. सम प्रॉब्लम्स टेक्स लिटिल टाइम वेयर एज सम टेक्स मच टाइम टू सॉल्व. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ को ज़्यादा लगता है. वी लुक फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन इफ़ डू नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ रिसोर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन हैंड. हम क्या करते हैं, अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अच्छा ये नहीं लग रहा है तो इसको सॉल्व करके देखो. जैसे मैथ्स में एक सोल्यूशन एक तरीके से सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम एक तरीके से सॉल्व नहीं होती, तो हम दूसरा प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. इन द केस ऑफ, जैसे मान लो हमें गैस जलाना है, अगर लाइटर से नहीं जल रहा है तो हम क्या करेंगे, माचिस से जलाने की कोशिश करेंगे उसको, या कुछ और जुगाड़ लगाएंगे उसको सॉल्व करने की. इन द केस ऑफ सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आवर थिंकिंग बिकम्स डायरेक्टेड एंड फोकस एंड वी ट्राई टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज. जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सारे रिसोर्सेज अप्लाई करके देखते हैं कि अच्छा इस प्रॉब्लम का ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है. बोथ इंटरनल माइंड एंड एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ द अदर पीपल. हम खुद का दिमाग भी चलाते हैं, यानी इंटरनल माइंड को भी अप्लाई करते हैं, और दूसरे लोगों का भी सपोर्ट लेते हैं. कि मान लो हमें खाना बनाना है, अब हमें जो स्पेसिफिक सब्जी बनानी है हमको नहीं आती है, तो हमने इंटरनल माइंड से तो पूछा, अच्छा पालक पनीर के अंदर पालक जाती है, पनीर जाता है, टमाटर जाते हैं, बट प्रोसेस नहीं पता है, तो हम यूट्यूब खोलेंगे, फटाफट देखेंगे और सीख लेंगे कि अच्छा एक्सटर्नल सपोर्ट ले लिया और हम सब्जी बना लेंगे. टू अराइव एट द राइट एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, और फिर हम सही डिसीजन लेके सब्जी बना देंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, मान लो आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम के अंदर, यू स्टडी हार्ड, आपने बहुत अच्छी स्टडी की है, टेक द हेल्प ऑफ टीचर की भी हेल्प ली, फ्रेंड की भी हेल्प ली, पेरेंट्स की भी हेल्प ली, फाइनली यू स्कोर गुड मार्क और आपने अच्छे मार्क्स लिया है. थस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डायरेक्टेड थिंकिंग फोकस टुवर्ड्स डीलिंग विद अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक डायरेक्ट थिंकिंग है जिसमें आपको फोकस करना पड़ता है कि स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या हो सकता है.
तो आपने स्पेसिफिक सोल्यूशन क्या निकाला कि अगर अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो गोल सेट करना पड़ेगा, अच्छा टीचर ढूंढना पड़ेगा, ऐसे फ्रेंड सर्कल्स तैयार करने पड़ेंगे जो हमारी मदद कर सके उस टाइम पे। पेरेंट्स से अगर कोई मदद मिल सकती है हमको तो वो भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दिस थिंकिंग हैज़ 3 एलिमेंट। इस थिंकिंग के अंदर 3 एलिमेंट है, द प्रॉब्लम, द गोल, द स्टेप टू द रीच टू गोल। तो पहली तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास आती क्या है, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो है, हमारा गोल क्या है। मान लो प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ाई करनी है, गोल क्या है कि भाई पढ़ाई करेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, एग्ज़ाम में पास होना है। अब उस पास होने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रोसेस क्या है जिसको फॉलो करके हम पास हो जाएं। देयर आर 2 मेथड्स विच आर यूज प्रोमिनेंटली इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 चीज़ें हैं जो यूज़ करी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दीज आर मीन्स एंड एनालाइज। मीन और एनालाइज करना और एल्गोरिदम्स लगाना, यानी स्टेप्स लगाना। बेसिकली एनालाइज करना पहले कि प्रॉब्लम है क्या, उसको एनालाइज करो, अच्छा क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करो। फिर एल्गोरिदम्स लगाओ। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं कि उसको सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हो सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो 100 लोग हैं। अब 100 लोगों के लिए हमको कोई खाना बनाना है और ऐसा खाना बनाना है जिसमें टाइम भी ना लगे। तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स पर जाएंगे कि अच्छा एनालाइज करेंगे, एल्गोरिदम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिसको बनाने में टाइम नहीं लगता, जो जल्दी बन सकती है, जो कम कुकिंग में बन सकती है। तो हम उस स्टेप्स की तरफ जाएंगे और उस तरीके का खाना प्रिपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले एनालाइज किया, फिर एल्गोरिदम्स लगाए और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। In the case of heuristics, the individual is free to go for any kind of possible rules or ideas. अब जो केस होता है ह्यूरिस्टिक का, a method of solving problems by using practical ways of dealing, यानी इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वेज हम लगा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता कि अच्छा आपको ये यूज़ करना है। कितने भी तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और गीता में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जब कोई समस्या पैदा होती है ना, उसका सल्यूशन उससे पहले पैदा हो जाता है। बस आपको ढूंढना ज़रूरी होता है और उस सही स्टेप पर जाना ज़रूरी होता है। जब आप उस सही स्टेप पर चले जाते हो, आपको उस समस्या का समाधान मिल जाता है। अब इसमें ये बोला गया है लास्ट में कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो पॉसिबल रूल्स हो सकते हैं कि अच्छा ये रूल भी लग सकता है, ये रूल भी लग सकता है, ये आइडिया भी लग सकता है, हम उन आइडियाज़ को लगा के देख सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब आइंस्टाइन ने बल्ब का आविष्कार किया था तो बहुत सारे फिलामेंट्स उन्होंने लगा कर देखे थे। तो लगभग 1000 फिलामेंट्स ऐसे थे, जब उन्होंने उनको लगा कर देखा तो वो बल्ब में वर्क नहीं किया और बल्ब नहीं जला। उन्होंने जब 101वां फिलामेंट लगाया तो वो उससे बल्ब जला। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 1000 नाकामियों के बाद उनको जाके सक्सेस मिली। तो इन्होंने क्या बोला 1000 सक्सेस के बाद जाके मेरे को एक बड़ी कामयाबी मिली। देखा फ़र्क कितना बड़ा है इसमें, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब मैं इन फिलामेंट्स को ट्राई कर रहा था तो मुझे 1000 फिलामेंट्स के बारे में पता चला कि ये फिलामेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लगा रहे होते हैं, कि सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को अप्लाई करके हम नई चीज़ ही सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेंटल सेट, समटाइम्स वी यूज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम बट वी मे और मे नॉट सक्सीड इन आर एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें स्ट्रैटेजीज और टेक्निक लगा रहे होते हैं, बट वी मे नॉट सक्सीड इन आर एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। कई बार हम सक्सीड नहीं हो पाते हैं उसको सॉल्व करने में। दिस क्रिएट अ सेट ऑफ अप्रोच फ्यूचर प्रॉब्लम एंड आर इनकाउंटर्ड बाय अ पर्सन। ये क्या क्रिएट करती है, अप्रोच क्रिएट करती है फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए, दैट आर इनकाउंटर्ड बाय अ पर्सन, जो उस पर्सन के द्वारा इनकाउंटर्ड नहीं करी गई।
इनकाउंटर करी गई, सॉरी, मान लो कि एक इंसान है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी या कुछ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इनकाउंटर कर रहा है, झेल रहा है। द सेट कंटिन्यूज इवन इफ द प्रॉब्लम इज डिफ़िकल्ट। अब सेट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, इवन जो प्रॉब्लम है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिस्पाइट दिस वी यूज़ द सेम स्ट्रैटेजी। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सेम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, सेम टेक्निक लगा रहे हैं, और उसको लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? प्रॉब्लम की है गलती, या उस इंसान की गलती है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सेम स्ट्रैटेजी को लगा रहा है? When even we comes across the same problem and again fail to reach the solution, अब हम सेम प्रॉब्लम्स को दोबारा फेस कर रहे हैं और फिर वही सोल्यूशन लगा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं क्या वो सॉल्व होगा? नहीं होगा। जैसे मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसी कॉन्सेप्ट को उसी तरीके से सीखे जा रहे हो, सीखे जा रहे हो, सीखे जा रहे हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप तरीका ही एक ही अपना रहे हो। तो यहाँ पे तरीका बदलने की ज़रूरत है। तो जब आप तरीके को बदल लोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व हो सकती है। मे बी यहाँ पे तरीका बदलने की ज़रूरत है। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे समझते नहीं हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली वही तरीका अपना रहे होते हैं जो उनके पेरेंट्स ने अपनाया हुआ होता है, और वही तरीका अपने बच्चों पर अप्लाई कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो मानते ही नहीं हैं। तो अगर आप वही ट्रेडिशनल तरीका अपनाओगे अपने बच्चों के ऊपर तो वो क्यों मानेंगे? तो सिंपली यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? तरीका बदलने की ज़रूरत है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसमें अपने माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है और प्रोसेसेस को बदलना ज़रूरी होता है। जैसे चावल बनाने के 2 तरीके होते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, हर सब्जी को बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप किस तरीके से सब्जी को बना रहे हैं वो आपके ऊपर है, कौन से मेथड को यूज़ कर रहे हो वो भी आपके ऊपर है। A mental set is a tendency on the part of an individual to respond to a new problem in the same manner that he or she has used earlier to solve the problem. Mindset क्या होता है कि मान लो मैंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी मम्मी खाना बनाने में बहुत अच्छी हैं। तो एक दिन ना वो वड़ियाँ बना रही थी, और मम्मी वड़ियों को ऐसे ही हाथ से, अब आप लोगों की मम्मियाँ वड़ियाँ बनाती होंगी, वो हाथ से उन वड़ियों को डाल रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि इतना टाइम क्यों लगा रही हो आप वड़ियाँ बनाने में, जल्दी जल्दी करो या कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करो। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि अच्छा तुम यूज़ करो कोई टेक्निक, तुम्हें आती हो तो मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हो। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा कि ये कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो मुझे दिमाग में आया कि जो मेहंदी की कुप्पी होती है उसमें अगर इस दाल को भर दिया जाए, क्योंकि मैंने जलेबी बनाने वाले को देखा था, तो इस दाल को भर दिया जाए इसके अंदर तो हम वड़ियों के ऐसे वो शेप्स बना सकते हैं। तो मैंने सिमिलर प्रोसेस को अप्लाई कर दिया वहाँ पे। तो मेरी मदर क्या कर रही थी, सेम ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के उस प्रोसेस को, माइंडसेट को चेंज कर दिया कि इस चीज़ को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग होते हैं ना, बड़े लोग होते हैं, वो अपनी ही अक्कड़ में रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं यही प्रोसेस सही है। वो रिजिड हो जाते हैं, वो फिक्स्ड हो जाते हैं, सेम माइंडसेट पर रहते हैं, विच हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ जनरेशन न्यू आइडियाज़ टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम। तो ये आइडिया, ये रिजिडनेस, जो जिद्दीपना होता है, वो फिक्स्डनेस जो होती है, वो कई बार जनरेशन गैप क्रिएट कर देती है पहले तो। और दूसरी चीज़, वो नए आइडियाज़ की तरफ नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या करता है कि अच्छा इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है। लेकिन हमें किसी एक चीज़ पर फिक्स नहीं होना चाहिए। जब हम किसी एक चीज़ पर फिक्स हो जाते हैं तो हम दूसरी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं कि अच्छा ये भी सल्यूशन हो सकता है। अ मेंटल सेट इनहेबिट्स और अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ आर मेंटल एक्टिविटी। जो हमारा मेंटल सेट होता है ना, जो हम तैयार कर लेते हैं और एक ही चीज़ पर अड़ जाते हैं कि नहीं हमें यही सल्यूशन होता है, तो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ और दूसरे प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए एक चीज़ पर कभी अटकना मत, रिजिड मत बनना, फिक्स्ड मत होना, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। हाउएवर इन सॉल्विंग आर रियल लाइफ प्रॉब्लम, अगर हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, वी ऑफन रिले ऑन पास्ट लर्निंग। तो हम रिले करते हैं अपनी पास्ट लर्निंग पर।
अब मान लो अगर कोई बाबा आदम के जमाने का प्रोसेस होगा किसी भी चीज़ को करने का, वो आज के युग में काम करेगा, आज के टाइम में काम करेगा? नहीं करेगा। आज के टाइम में कुछ और चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी थिंकिंग को और हमारे माइंडसेट को बदलना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आज भी वैसी ही काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नए तरीके से काम करती हैं। तो अगर हम नए तरीक़ों को अपनाएंगे तो हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। एंड एक्टिविटी 1, अभी आई डोंट नो ये एक्टिविटी कहाँ दे रखी है क्योंकि मुझे मिली नहीं ये एक्टिविटी। यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज द मेंटल सेट दैट वन हैज़ कीप्ड इन द लाइन within the grid of 9 dots by using outside the boundaries you will succeed। तो इसमें एक्चुअली ये 9 डॉट्स होते हैं जिसमें आपको एक ग्रिड क्रिएट करना होता है। ग्रिड छोटे छोटे बॉक्सेस का पैटर्न होता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे से उसको करोगे तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कुछ अलग दिमाग लगाओगे तब आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो सिंपली इस एक्टिविटी में ये बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल वे से हम सॉल्व तो कर पाते हैं, लेकिन अगर हम नए आइडियाज़ को जनरेट करके लगाएंगे वहाँ पे तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। Creativity and its role in life. Do you know whatever you see around you, जब जो भी चीज़ अपने आसपास देखते हो, देखो अपने रूम में, देखो अपने बाहर जाकर देखो एक बार खड़े हो और देखो सारी चीज़ें अपने आसपास देखो। आपका टीवी, आपकी पेन, आपकी पेंसिल, आपका बैग, आपके कपड़े, आपके हाथ में कोई ज्वेलरी हो, कुछ भी चीज़ आपको अपने आसपास दिख रही है। द थिंग्स विच यू यूज़ फॉर वर्क इन एवरी डे लाइफ, आपका गैस सिलेंडर, आपका चूल्हा, आपका बेलन, आपका चकला, आपकी प्लेट, सारी चीज़ों को देखो और ऑब्जर्व करो। द ट्रांसपोर्ट जिसमें आप बैठ के ट्रैवल करते हो, स्कूटी हो, बस हो, कुछ भी चीज़ हो, कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई हैं। सब कुछ आपके पास में, किताबें हों, कुछ भी आपके हाथ में, जो आपका मोबाइल फ़ोन है जिससे आप मुझे सुन रहे हो, मैं आज जयपुर में बैठी हूँ, आप पता नहीं कौन सी सिटी में बैठे हुए होंगे और आप मुझे सुन रहे हो। तो ये क्या है? सारी चीज़ें ये ह्यूमन प्रोडक्ट्स का नतीजा है, ह्यूमन थिंकिंग का ह्यूमन थिंकिंग का नतीजा है और ह्यूमन क्रिएटिविटी का नतीजा है, जिसकी वजह से आप मे भी कोई बच्चा आज असम में बैठा होगा और मुझे सुन रहा है। मे भी आज कोई बच्चा मेरी सिटी में ही बैठा हुआ मुझे अपने घर पे सुन रहा है और मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन एक फ़ोन की मदद से, इस क्रिएटिविटी की मदद से आज घर बैठे आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो और इस चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर हम बोलते हैं ना कि मैजिक क्या है, तो आपके आसपास में रखी हुई हर एक छोटी चीज़ मैजिक है और वो क्रिएटिविटी का नतीजा है। Creativity is a particular kind of a thinking which involves reaching out to the solution of a problem in a unique and a novel way which was non-existing earlier। अब क्रिएटिविटी क्या है? एक पर्टिकुलर तरीका है सोचने का जिसमें इन्वॉल्व होता है सल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, और ये सल्यूशन बहुत यूनिक होता है। जैसे पहले सूटकेस हुआ करते थे, उसमें आपने टायर लगा दिए, तो टायर लगा दिए तो क्या हो गया? सूटकेस फ्री हो गया। आजकल तो सिर्फ एक बटन दबता है, आप उस सूटकेस के ऊपर बैठ जाओ, वो चलना शुरू हो जाता है। आजकल शॉर्पनर्स देखें हैं कितने नए तरीके के आने लगे हैं। ये किसका नतीजा है? क्रिएटिविटी का नतीजा है। पहले लोग लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाते थे, आज के टाइम में उन सबके घर में चूल्हे होते हैं, गैस सिलेंडर्स होते हैं, उन पे खाना बनाते हैं सब लोग। तो पहले क्या चीज़ें थी, आज के टाइम में क्या चीज़ें हमको आसपास दिख रही हैं, सब के सब क्रिएटिविटी का नतीजा है। क्रिएटिविटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो इन्वेंशन, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, उनकी जो माँ है वो क्रिएटिविटी है। अनलाइक रूटीन सल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मान लो कोई रूटीन सल्यूशन है, क्रिएटिव सल्यूशन आर नॉवल, ओरिजिनल एंड यूनिक। जो क्रिएटिव सल्यूशंस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो ओरिजिनल होते हैं, यूनिक होते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, अब उसमें कोई इशू हो गया उस कंपनी के अंदर। पता नहीं आपने ओम जय जगदीश मूवी देखी है या नहीं देखी है। उसमें जो जगदीश होता है वो कंपनी को जाके एक सल्यूशन देता है और उस सल्यूशन की वजह से वो सेलेक्ट हो जाता है उस कंपनी में।
तो ये क्या है? क्योंकि उसने क्रिएटिव सोल्यूशन दिया उस कंपनी को जो किसी और ने नहीं दिया। तो अगर सोल्यूशन तो है, लेकिन अगर आपने एक अलग सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जो क्रिएटिव है, तो चीज़ें क्या होंगी? डिफरेंटली देखी जाएंगी। एक और एग्जांपल देती हूँ जो मुझे याद आया। एक कंपनी थी, उसके अंदर टूथपेस्ट बनाए जाते थे। अब क्या होता था कि जो कस्टमर्स थे ना, वो शिकायत करने लगे कि जो पैकेजिंग जा रही है, जैसे कंपनी है वो एक टूथपेस्ट तो भेजेगी नहीं, वो पूरा डब्बा बनाएगी और फिर वो विक्रेता शॉपकीपर्स उन तक पहुंचाती है उनको। तो जो शॉपकीपर्स हैं वो कंप्लेन करने लगे कि डब्बों के अंदर बहुत सारी टूथपेस्ट खाली आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कंपनी ने कि भैया इतना तो नुकसान हो रहा है, लोगों के पास खाली डब्बे जा रहे हैं, टूथपेस्ट ऐसे खाली क्यों जा रहा है? तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया और बोला कि मशीन बनाओ, इसका सोल्यूशन निकालो, क्या हो सकता है। 80 लाख लगा के कंपनी में सोल्यूशन ढूंढा गया, लगाया गया। अब एक दिन जो चेयरमैन होता है वो ऑफिस में मतलब फैक्ट्री में जाता है, और जब वो फैक्ट्री में देखता है कि वो 80 लाख की मशीन बंद पड़ी है, और उस जो कारीगर वहाँ पे काम कर रहा था उसने वहाँ पे एक पंखा लगा के रखा हुआ है। अब क्योंकि जब पंखा लगा के रखा हुआ है तो उस पंखे से क्या हो रहा है कि जो हवा चल रही है उससे जो खाली डब्बा है वो उड़ जाता है अपने आप। तो ये क्या था? क्रिएटिव सोल्यूशन था। और वो जो चेयरमैन था वो सोच रहा था कि मुझे पहले सलाह करनी चाहिए हर एक इंसान से मेरे ऑफिस में, क्योंकि क्रिएटिविटी हर इंसान के अंदर बसती है। आप भी जो अपने घर में बैठे हुए हो, कम क्रिएटिव नहीं हो, बस अपनी क्रिएटिविटी जगानी होती है। द सडन अपीयरेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ इज कॉल्ड इनसाइट। जो सडन आइडियाज़ आते हैं हमको किसी भी चीज़ के बारे में, वो इनसाइट्स होते हैं हमारे। द क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी एनी मोर सच एज एन आर्टिस्ट। जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर, साइंटिस्ट ही करते हैं। किसी भी इंसान के अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन आपको उस क्रिएटिव प्रोसेस को जगाना पड़ेगा अपने अंदर, तब आएगा वो। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ग्राम वॉल्स, one of the leading psychologists of the early 20th century, state that there are 5 stages of creative thinking. इन्होंने बोला कि 5 stages होती हैं creative thinking की. These are preparation, incubation, illustration, evolution, revision. We briefly discuss these 5 steps of creative thinking in the subsequent section. नीचे हम इन 5 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है प्रिपरेशन. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज. ये हमारी पहली स्टेज होती है इन विच द थिंकर फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. यहाँ पे जो थिंकर है वो प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, फैक्ट को कलेक्ट करता है एंड मटीरियल, और मटीरियल को कलेक्ट करता है, नेसेसरी मटीरियल के अच्छा ये मटीरियल्स हो सकते हैं. He or she finds that the problem cannot be solved after days, weeks and month of concentrate effort. अब ही इतना एफर्ट करने के बाद भी वो सोचता है कि इस प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन इतने दिन हो गए, इतने वीक्स हो गए, इतने मंथ हो गए, तब भी नहीं मिल रहा है. अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है. थिंकर डिलिबरेटली और involuntary turns away from the problem. Initiating stage 2, इंक्यूबेशन. अब क्या करता है वो, प्रॉब्लम को जब सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो दूसरी स्टेज पर जाता है, वो इंक्यूबेशन. एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दूसरी स्टेज है, आगे की स्टेज है इंक्यूबेशन. इट इज़ important to overcome negative consequences of mental set and any kind of mental set or biases. अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि जब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बोलता है चल छोड़ ना, क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा है, जाने देना, बाहर में जाए ना. तो हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे आने लगते, जजमेंट्स आने लगते हैं, बायसेस आने लगते हैं. तो हमें उस माइंडसेट को पहले दूर करना पड़ता है. जैसे हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते टाइम हम क्या बोलते हैं, अरे याद ही नहीं हो रहा, छोड़ना, जो एग्ज़ाम में आएगा करके आ जाएंगे, जैसा आएगा लिख के आ जाएंगे. बट ये माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट होता है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका देता है.
Incubation, this is the stage of no solution and involves a number of emotional and cognitive complexities. अब यहाँ पर कोई solution नहीं मिलता है हमको, यहाँ पे involvement होता है mental और इमोशनल, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें रोक रहे होते हैं कहीं ना कहीं. कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पे आई हुई होती है, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटीज़. हाउ एवर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मेंटल सेट, ये क्या होता है, अगर हमारा दिमाग नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं सोचता है, तो ये इफ़ेक्ट होता है उसका, जहाँ पे हम प्रॉब्लम से भागने की, या तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर हम इससे बाहर निकल जाते हैं, या हम भाग जाएंगे उस प्रॉब्लम से. तो जो लोग प्रॉब्लम से भागते हैं वो इंक्यूबेशन स्टेज में होते हैं, याद रखना. Functional fixedness and other ideas that interfere with the solution tend to fade. Perhaps fatigue and too much of concern with the problem also mount up during this. अब यहाँ पे क्या होता है, मेंटल फटीगनेस आने लगती है, थकावट होने लगती है कि अच्छा इसका सल्यूशन नहीं निकल रहा है, भाड़ में जाए, नहीं करना मेरे को, ठीक है. प्रॉब्लम ऑल्सो माउंट अप, और प्रॉब्लम क्या होती है, पहाड़ बनती जाती है कि अच्छा इस प्रॉब्लम का क्या मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा या नहीं निकालूंगा. ओवर थिंकिंग होने लगती है. फर्दर द अनकॉन्शियस थॉट्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग आर एट वर्क ड्यूरिंग द स्टेज. और बहुत सारे अनकॉन्शियस थॉट जो पहले से ही हमारे दिमाग के अंदर थॉट होते हैं वो भी बाहर निकल के आने लग जाते हैं. अरे पास होके क्या करेंगे, कुछ और कर लेंगे, इतनी पढ़ाई कौन करेगा, इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेते हैं. तो ये सारे आइडियाज़, अनकॉन्शियस थॉट्स हमारे जो प्रोसेस होते हैं उसको और हिंडर करते जाते हैं. और हम इंक्यूबेशन स्टेज में या तो इस नेगेटिविटी को दूर कर लेते हैं, अगर हमने इस नेगेटिविटी को दूर कर लिया तो हम दूसरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, और अगर हम इस नेगेटिविटी को दूर नहीं कर पाते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से भाग जाते हैं. इल्यूमिनेशन, this is the stage potentially solution to the problem seems to be realized as if from nowhere. अब यहाँ पे इस स्टेज में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते 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 हमको कुछ तो सल्यूशन मिलता ही है. इट इज़ अबाउट हैविंग द इंसाइट अबाउट द पॉसिबल सल्यूशन. या तो हमें अंदर से बोलते हैं ना, जब हम बहुत सारी चीज़ों के सल्यूशन ढूंढने लगते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. जब हमारे न्यूरॉन्स कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं और दो चीज़ों को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं सल्यूशन ढूंढने के लिए, और जब हम सल्यूशन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और हमारे न्यूरॉन्स किसी चीज़ को और किसी इंसिडेंट को कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा आहा मूवमेंट आता है. और वो आहा मूवमेंट होता है जब हमें सल्यूशन मिल जाता है और वो हमारी आँखों के सामने होता है. एवोल्यूशन, इन दिस स्टेज द ऑब्टेन सोल्यूशन इज़ अ वेरीफाइड और टेस्टेड. फिर इंक्यूबेशन क्या होता है, फिर हम जो सोल्यूशन लेते हैं फिर उसको हम वेरीफाइड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं टू सी इफ़ इट इज़ वर्क. फिर हम देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. फ्रीक्वेंटली द इंसाइट में टर्न आउट द अनसेटिस्फैक्टरी, और मे भी जो सोल्यूशन हमको मिला हो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला हो, एंड मे नीड सम मॉडिफिकेशन, और उस सोल्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए हमको इन द स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम. और जो अप्रोच लगाई है हमने उसको सॉल्व करने में, जैसे मैंने आपको आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बल्ब को जलाने के लिए इतने सारे फिलामेंट्स लगाए. तो आप सोचो जब वो होंगे कौन सी स्टेज में, इंक्यूबेशन स्टेज में होंगे, कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी. इल्यूस्ट्रेशन स्टेज में जब उनको नया फिलामेंट मिलता होगा, आहा मूवमेंट आता होगा. और जब एवोल्यूशन शुरू होता होगा उनका, जब वो उसको अप्लाई करते होंगे, अनसेटिस्फैक्टरी या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती होगी, फिर वापस वो जाते होंगे कि अच्छा ये फिलामेंट लगा के देता हूँ. फिर वो इंक्यूबेशन स्टेज में आहा मूवमेंट आता होगा. फिर बोलते होंगे एवोल्यूशन जब होता होगा. कितनी बार उन्होंने इस प्रोसेस को दोहरा के 1000वें चीज़ पर वो पहुँचे और फिर बल्ब जाके मिला. आज हमारे घरों में पहले के टाइम में जब बल्ब जलता था और आज अब हमारे टाइम में ट्यूबलाइट जल रही है. मान लो उस टाइम पे उन्होंने उसको करना छोड़ दिया होता तो शायद बल्ब का आविष्कार नहीं होता. रिवीजन इज़ अ रिक्वायर्ड इन द केस अ सोल्यूशन विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी. रिवीजन क्या होता है, कब ज़रूरत होती है, जब हमने कोई सोल्यूशन निकाला वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, नहीं लगा, वहाँ पे नहीं यूज़ हुआ, तो दूसरा सोल्यूशन लगाना पड़ेगा. तो इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, मंगलयान मूवी जाके देखो.
आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं मानती हूँ आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मंगलयान मूवी को डाउनलोड करो और ये जितने भी स्टेप्स हैं ना वहाँ पे देखो उन्होंने कैसे अप्लाई किए हैं, वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम के पास पहुँचते पहुँचते सल्यूशन नहीं मिलता था, फिर उसको रिवीजन करना पड़ता था, फिर उसको देखना पड़ता था, फिर अप्लाई करना पड़ता था, कैसे आइडियाज़ आते हैं। देखो आप उस मूवी को, तब आप इस चीज़ को देख पाओगे सही में रियल लाइफ में कि ये कैसे अप्लाई होता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट क्रिएटिव पीपल आर जनरली टैलेंटेड। हमें पता है कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। आर्टिजन, म्यूजिशियन, मैथमेटिशियन, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं एंड हैव स्पेसिफिक एबिलिटीज़। इनके पास एबिलिटीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत काम करते हैं अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। क्रिएटिव पीपल हैव बीन फाउंड टू हैव सम स्पेसिफिक personality characteristics such as they are interdependent in their judgment, self assertive, dominant, impulsive, prefer complexity etc. अब जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जजमेंट करते हैं और उनके जजमेंट सही होते हैं। जजमेंट करना सही बात होता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से जज किया ना किसी चीज़ को नॉलेज के हिसाब से, तो आप सही जजमेंट लेते हो। सेल्फ असर्टिव्स होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट का एक नेगेटिव पार्ट भी होता है, पॉजिटिव पार्ट भी होता है। पॉजिटिव वर्क करता है यहाँ पे। इम्पल्सिव भी होते हैं। प्रेफर कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं कि अच्छा कॉम्प्लेक्स चीज़ें लेकर आओ, सॉल्व करते हैं उसको, भागते नहीं हैं उससे। नेक्स्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। वी मेक सेवरल डिसीजन इन डे टू डे लाइफ सच एज डिसीजन प्रटेंडिंग टू आवर पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशन, करियर। आप लाइफ में जब थोड़े बड़े होने लग जाते हो तो आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेना शुरू करते हो, या आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सोशल लाइफ, एजुकेशन, करियर, सारी चीज़ों में हमें डिसीजंस ही लेने होते हैं हर टाइम कि अच्छा ये काम किया जाए या ये किया जाए। हम डिसीजंस लेंगे, ये कपड़ा लिया जाए या ये लिया जाए, यहाँ ये एक डिसीजन होता है। जैसे खाना बनाने तक का भी डिसीजन लेते हैं कि अच्छा आज घर में सब्जी नहीं है तो अब क्या बनाया जाए। फिर हम डिसाइड करते हैं कि चलो बेसन पड़ा है, गट्टे की सब्जी बनाते हैं। तो ये भी एक छोटा डिसीजन है जो हम अपनी लाइफ में ले रहे हैं किसी ना किसी रूप में। When we take a decision which gives us success, जो हमें सक्सेस देता है, मान लो घर में आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसन है, गट्टे की सब्जी बनाई और वो इतनी टेस्टी बन गई, तो डिसीजन में हमको सक्सेस मिली। वेयर एज आर फॉल्टी डिसीजन डू नॉट येल्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट। लेकिन हमारे जो फॉल्टी डिसीजंस होते हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं देते हैं। मान लो घर में कुछ भी नहीं है, ओके, लेकिन बेसन पड़ा हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा और चीज़ें हैं या नहीं है, उस सब्ज़ी को बनाने के लिए पर्याप्त तेल है या नहीं है, या कुछ घर में ऐसे मसाले हैं या नहीं है जिनको मिला के करके हम कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो कैसे फॉल्टी डिसीजन से बचा जा सकता है? तो जो डिसीजन आप ले रहे हो उसके स्टेप्स को देखना ज़रूरी होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ अनादर टर्म, जजमेंट। डिसीजन मेकिंग एक और टर्म से रिलेट करता है जिसको जजमेंट बोलता है। लेट अस डिस्कस दीज टू एस्पेक्ट ऑफ थिंकिंग सेपरेटली। इन दो एस्पेक्ट को हम देखते हैं आगे कि क्या है। पहला है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच वी सेलेक्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आउट ऑफ अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अस। मान लो कि हमें कहीं पर जाना है तो हमें डिसीजन लेना है। जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ, अब जयपुर में मुझे जाना है, बिरला मंदिर जाना है। तो अब मैं पहला डिसीजन तो लिया कि आज बिरला मंदिर जाना है। अब दूसरा डिसीजन क्या होगा, कैसे जाना है। तो मैं कैसे जा सकती हूँ? अपने खुद के व्हीकल से जा सकती हूँ, मैं कैब करवा सकती हूँ, मैं बस से जा सकती हूँ। तो मैं अब इन अल्टरनेटिव्स जो चीज़ें मेरे को अवेलेबल है, इतनी सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उसमें से मैं क्या चुनूँगी? भाई मेरे पास खुद का व्हीकल है, मैं खुद के व्हीकल से चली जाऊँगी। मैं उसमें 100 रुपये का पेट्रोल डलवा दूँगी, 50 रुपये आने के, 50 रुपये जाने के। तो मैंने सिंपल सा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी लाइफ में सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ के। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव द ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन हिस्ट्री साइकोलॉजी कोर्स इन 11th ग्रेड। जैसे आपके पास आगे जाके ऑप्शंस होंगे,
आप लोग तो अभी 10th में हो, आपको अभी से ऑप्शन मिल गया, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको 11th में ऑप्शन मिलता है कि वो क्या चूज़ करें। तो कौन से सब्जेक्ट उनको चूज़ करेंगे, वो उनको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो ऐसे ही डिसीजन ले लेते हैं दूसरे बच्चों को देख के, अच्छा इसने साइकोलॉजी ली है मैं भी लूँगा साइकोलॉजी, अरे पहले बुक तो पढ़ के देखो आपकी उसमें क्या लिखा हुआ है, आप कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे। अच्छा मेरी क्लास के इस बच्चे ने साइंस लिया है मैं भी लूँगा। कोई भी डिसीजन किसी को देखकर नहीं लेने चाहिए, पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर जाना चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। यू अटेंड क्लासेस इन बोथ द सब्जेक्ट टू डिसाइड, देखो यहाँ पर भी बोल रहा है पहले अटेंड करो, बुक को रीड करो, समझो कि ये बुक क्या बोल रही है। मैं इन चीज़ों को समझ, आज तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइंस में क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, साइकोलॉजी में क्या पढ़ा रहे हैं। सपोज यू फाइंड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी आर रिलेवेंट, आपने देखा कि साइकोलॉजी तो मुझे समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग है, एंड न्यू एंड द टीचर, फिर आपने क्या देखे, जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वो भी अच्छा है, आपके फ्रेंड को भी नॉलेज है, आपको खुद को भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, एंड हैविंग गुड वर्बल एबिलिटी, आपकी एबिलिटी भी अच्छी है, ऑल क्वालिटीज़ दैट यू वैल्यू इन टीचर, जो आपको उस टीचर में वैल्यू है मिल रही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, आपने जो जज किया अबाउट द सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर, यू डिसाइड टू चूज़ द साइकोलॉजी कोर्स, फिर आपने अपना एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं क्या लूँगा, साइकोलॉजी लूँगा। अब आते हैं जजमेंट के बारे में। जजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग options, arriving the conclusions, and making critical evaluation about objects, events and people on the basis of available information। जो भी information हमारे पास available होती है उस information के हिसाब से हम कोई option को choose करते हैं, या conclusions पर आ जाते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में critical evaluations करते हैं, objects के बारे में या लोगों के बारे में कोई बात को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो जजमेंट होता है ना वो स्पॉन्टेनियस होता है, एकदम से होता है, चुटकी बजा के, ऑटोमेटिक होता है, उस आपके हाथ में नहीं होता है ये जजमेंट करना। जिस तरीके से आपका अंदर कोर होगा उस कोर के हिसाब से आप अपना जजमेंट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर आप सही जजमेंट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसका मतलब आपके कोर में दिक्कत है कुछ, तो अपने कोर को बदलना ज़रूरी है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी प्रॉम्प्टिंग, इसके लिए कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सम जजमेंट चॉइसेस आर हैबिचुअल, ये हैबिचुअल होते हैं, लाइक नीड फॉर गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक बिफोर गेटिंग रेडी, मतलब रेडी होने से पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है, वॉक पे जाना है। जजमेंट इन्वॉल्व एवेल्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को इवेल्यूएट करने के लिए, समझने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट्स, इवेंट और पर्सन है। वाइल डिसीजन रिक्वायर मेकिंग चॉइसेस, तो हम क्या करते हैं, चॉइसेस में से चूज़ करते हैं, जज करते हैं, अच्छा ये ड्रेस इस कुर्ते पे जाएगी या इस पैंट पर जाएगी, तो हम क्विक जजमेंट लेते हैं, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस करते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम जजमेंट क्रिएट करते हैं। तो आई गेस आपका चैप्टर व्हाट यू हैव लर्नड, तो चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं हम 8वें चैप्टर में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।